पीटीसी टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सियासी महाज पर अगर देखा जाए कि इससे पहले कि 14 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हों और नवंबर में उसके मुताबिक इलेक्शन हों, उससे भी बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, जिनके भाई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनकी वतन वापसी होगी या नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, इत्तफाक से मैं खुद जब लंदन से दुबई गया तो मियां साहब वहाँ मौजूद थे। सवाल ये है कि मियां साहब अगर सेहत का मामला हुआ तो लंदन से दुबई आ गए, दुबई से जद्दा गए, जद्दा से वहाँ चले गए। दुबई तो मेरे कराची लाहौर कम फासला होगा, लेकिन वो क्या रुकावटें हैं जिसके सबब मियां साहब नहीं आए। और इसके बावजूद कि नैब और आला अदालतों से तवातुर से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, फिर भी मियां साहब वापस आने से क्यों हिचकिचा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गालिबन दुबई से कराची का फासला दुबई से लाहौर से शायद कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा। और तो और खैर वैसे अपने ज़ाती जहाज़ में आए तो लेकिन उससे भी बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है मियां साहब के हवाले से कानूनी हलकों में, सियासी हलकों में, कि तमाम तर आइनी तरामीम, ख़ास तौर पर जो अभी नैब की तरमीम हुई है हालिया, इसका मकसद यही था कि मियां साहब को रिलीफ मिले। लेकिन माहिर कानून कहते हैं कि कम से कम एक बार, जी हाँ एक बार, उन्हें ज़रूर जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ज़मानत होगी। और मियां साहब भी फिर समझते हैं कि वो वापस आए। उस दौरान जो मुख्तदर हल्के क्या सोचते हैं, मुख्तदर इदारे क्या देखते हैं, नया सेटअप क्या बनेगा, इन बहुत सारे सवालों में मियां साहब की आमद एक बड़ा सवालिया निशान बन गई है। हमारे साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन मोहतरम हसन रज़ा पाशा साहब हैं। पाशा साहब, शुक्रिया आपका। और मैं जो अभी ख़ासी तफसील से बता रहा था कि जब भाई की हुकूमत है, नैब का एक और तरमीम आ गई, इसके लिए बहरहाल एक एहतमाम करना पड़ा कि सदर साहब मुल्क से बाहर थे। सदर मेरे मुताबिक सदर अलवी से है, कायम मकाम सदर यानी संजरानी साहब के ज़रिए ये ऑर्डिनेंस आया। इतनी जल्दी क्या थी, पिछले ही हफ्ते पार्लियामेंट बैठी थी, यकीनन ये बिल तैयार होगा, वरना फिर बैठ जाता। तो उनके फिर भी आने में क्या आइनी, कानूनी, सियासी नहीं कहूँगा, रुकावटें हैं पाशा साहब? नहीं, आइनी तो नहीं तो और ना ही सियासी, एक हिच है, वो है कानूनी। अच्छा। और बरेली साहब, उसमें ये है कि मियां साहब का जो स्टेटस है वो ये है कि उनको एक केस में सजा हो चुकी है और वो जेल के अंदर बतौर मुजरम रह रहे थे। अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थी, तो इस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और बाहर तशरीफ ले गए। ठीक, ये वैसे यूनिक काम हुआ है कि ये काम सिर्फ इस किस्म के जो रिलीफ हैं वो या इनको मिलते हैं या इमरान खान को मिलते हैं। सीधी सी बात है, मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो चले गए, अब वो इतने सालों से वो नहीं आ रहे। एक बात ज़हन में रखिएगा कि वो जब वापस आएंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा वहां पे और जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, मामला वहीं से स्टार्ट होगा जहां से वो छोड़ के गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक न्यायालय का ताल्लुक है तो न्यायालय वो अलग एक्ट में अमेंडमेंट आ गई कि किसी भी सूरत में न्यायालय जो है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। लाइफ टाइम वाली जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको दी, वो आर्टिकल 62 और 63 में कहीं जिक्र नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए नायल कोई हो सकता है। ये उन्होंने इंटरप्रिटेशन करते हुए उस पिटीशन में ये फैसला किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये लाइफ टाइम नायल हो गए। चूंकि ना ही स्पेशल लॉ में न्यायालय का कोई टाइम था और ना ही 62, 63A में ये जिक्र था। नहीं, मैं आपकी यानी आपको मैं कैसे चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि माशाल्लाह माहिर कानून हैं। आपने कहा कि सियासी या आइनी नहीं बल्कि कानूनी हिच है, और जिसको बता दिया आपने कि सरेंडर करके जेल भी जाना होगा। लेकिन आपको भी मिल में कि अब 14 अगस्त में कोई महीना एक रहता है, सवा महीना करने चलें, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी,
उबूरी या इंटरम सेटअप बनेगा वो किस नौइयत का होगा। और मियाँ साहब ये ज़रूर सोचेंगे कि अगर वो वापसी में आए, आपके कहने के मुताबिक जेल गए, जेल की मुद्दत का डिपेंड करता है मुख्तदर हलकों पर जिनको नाराज़ करके वो गए थे, वो किस हद तक उन्हें राज़ी कर सके हैं। राज़ी होते तो दुबई और कराची का, लाहौर का फासला क्या मुश्किल था। बहुत सारे सवाल हैं। पाशा साहब, आप क्या कहते हैं? बरेली साहब, देखें, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे। एडमायर करता हूं मैं आपको इस हवाले से। आज से 4-5 दिन पहले तक मेरा भी यही ख्याल था कि असेंबलियां जब डिसॉल्व होंगी या तोड़ दी जाएंगी। अगर तोड़ दी जाएंगी तो 90 डेज होगा, और अगर डिसॉल्व होंगी ऑटोमेटिकली तो फिर 60 डेज जो है वो मिलेंगे इलेक्शन के लिए। लेकिन इंटरम सेटअप जो बनना था वो जाहिर है वो अकॉर्डिंगली होगा 60 दिन या 90 दिन। लेकिन अभी जो पिछले 3-4 दिन से कुछ चे में गोइयां सुन रहा हूं मैं, और ऐसे मखसूस अनासर की मुंह से मुझे लग रहा है कि शायद इंटरम सेटअप को लिंगर ऑन किया जाए। अच्छा। अब आइन में और कानून में कहीं पे गुंजाइश नहीं है उसको इंटरम सेटअप को लंबा करने की, मां सिवाय आर्टिकल 232 जिसके तहत इमरजेंसी नाफज हो या फौज या कोई जंग वगैरह हो रही हो, तो फिर अदरवाइज और कोई प्रोविजन नहीं है। फिर किस तरह, क्या वो सोचने वाले क्या सोच रहे हैं कि किस ग्राउंड पे वो इसको लिंगर ऑन करेंगे, लेकिन ये चीज नजर आ रही है हल्की फुल्की। अब मैं दूसरा सवाल बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी मालूम कर लूं, क्योंकि माशाल्लाह आइन कानून पर आपकी एक पूरा अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं कि और इसको सियासत से भी हट के नहीं दे सकते। आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि आइनी कानूनी मुशगाफियों को ये जो अभी दुबई में मुलाकात हुई, इत्तफाक से मैंने कहा कि सुनगुन में मौजूद भी था, कुछ मिली, वो ऐसा लगता है उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई जो सेटअप बनना है मुस्तकबिल का। मज़ीद इस जो नए आर्डिनेंस जो नैब का आया है, जिसमें पावरफुल बनाया गया है नैब के चीफ को कि वो चाहे तो रिमांड भी दे दे, चाहे तो रिमांड ना दे, यानी बहुत पावरफुल बना दिया गया है। तो फिर मैंने कहा ना कि हर तरह की सहूलतें होने के बावजूद, रिलीफ के बावजूद, तो फिर सवाल यही होगा कि मुस्तकबिल का सेटअप के सिलसिले में इबहाम है जिसके सबब वो आने में रुकावट बना हुआ है मियाँ साहब के जहन में या नून लीग की क़यादत में। देखें, नजरिया जरूरत किसी इस्तेमाल हो सकता है, आप उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं? वो फुल फ्लैज अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। आपने बड़ा अच्छा कहा नज़रिए ज़रूरत का, और नज़रिए ज़रूरत यकीनन वैसे तो 30-40 बरस हो गए, मुझे अच्छी तरह याद है, और आपको तो खैर बिल्कुल मैंने कहा कि इल्मी होगा कि जस्टिस दोरा पटेल जैसे पाए के जज जिनकी अभी बड़ी कदर मंजर थी, उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक ने जब मार्शल लॉ लाए थे और नज़रिए ज़रूरत के तहत वो बेगम नुसरत भुट्टो केस में आया था, तो उन्होंने उसको जायज़ करार दिया था पटेल साहब ने नज़रिए ज़रूरत को। और अब तो खैर जो जिस सतह के सॉरी टू से बड़े पाए के जज हैं, लेकिन कहाँ दोरा पटेल, कहाँ ये जज, तो नज़रिए ज़रूरत को के तहत ये सब कुछ होगा। फिर आप देखें ना कि ये जो जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ को, जो कि 6 महीने के लिए अमेंडमेंट के इख्तियार मांग रहा था, उसको उन्होंने 3 साल के लिए दे दिया। तो ये मैं नहीं समझता कि जस्टिस मुनीर एक था और वो ख़त्म हो गया। पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या सूरत हाल निकलती है। तो अगर जब हम लोग यहाँ आ जाएं कि और ये कहना पड़े आप जैसे पाए के कानूनदाव को अल्लाह माफ़ क्या है, तो फिर क्या तोते से फाल निकलवाई जाए कि मियाँ साहब की वापसी होगी? और ये तो खैर हमें पता है कि तोता कहाँ है, फाल का नहीं पता। तो फिर अब इसी तरह बात होगी ना शायद मफरूज़ों पे, फाल पे। जी पाशा साहब। मियाँ साहब ने वापस आना है। अच्छा। ये नविश्ता दीवार है, वो आएंगे वापस, क्योंकि जितनी भी कानून साजी हो चुकी है इस वक्त तक, वो ठीक है मियाँ साहब के लिए भी और जहांगीर तरीन साहब को फैसिलिटेट करने के लिए है, लेकिन उसके साथ इनकी वजह से मेरा ख्याल है
थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो है ना वो बेनिफिशरीज निकलेंगे। जिस तरह मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका था कि वो कराची टावर जो है उसके जो सैकड़ों लोग हैं उनको भी हक मिलेगा कि वो उसमें अपना किरदार, वो अपना रिलीफ लेने के लिए किसी फोरम पे जा सकेंगे। ऐसे बेशुमार लोग हैं 184(3) की जद में आके वो अपने तमाम राइट्स फोरगो कर चुके हैं जो कि उनको नॉर्मल हालात में मुख्तलिफ फोरम्स पे मिल सकते थे। शुक्रिया मोहतरम हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव चेयर, इंतहाई सीनियर सीडेंट वकील माहिर कानून हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे और एक नैब के साबिका प्रोसिक्यूटर, सीनियर प्रोसिक्यूटर से मालूम करेंगे कि ये जो नैब के एक नया ऑर्डिनेंस आया है या लाया गया है उससे वही जुड़ा हुआ, क्या सिर्फ मियाँ साहब से जुड़ा हुआ है और जो उनके मुखालिफ हैं उनको रोकने के लिए बनाए। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुश आमदीद कहता है और गुफ्तगू हमारी अभी पाशा साहब से बार कौंसिल के नैब के नए ऑर्डिनेंस पर हो रही थी कि इसको लाने की क्या ज़रूरत पेश आई। हमारे साथ आसिम मुमताज़ साहब हैं, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर। आसिम साहब शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो माशाल्लाह बड़ा आपका नैब के हवाले से तजर्बा है, आप पूरा बैकग्राउंड के साथ वाकिफ़ हैं। तो ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और उस वक्त ये ऑर्डिनेंस, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्लियामेंट भी थी अभी पिछले हफ्ते और सदर भी जो यानी मुंतखब सदर थे उनकी जगह कायम मकाम सदर आए, उनसे ये ऑर्डिनेंस यानी संजनानी साहब से जारी करवाया गया। जी आसिम साहब। देखिए, मेरे नज़दीक बहैसियत कानून के तालिब इल्म के जिस कदर मजाक एहतसाबी अमल के साथ इस दौर में हो रहा है, ना आपने कभी देखा होगा ना मैंने कभी देखा है। यही हुकूमत है, यही PDM है जो रिमांड पीरियड को बसा औकात कंटेस्ट करती आई है कि जी नैब का कानून कोई मुनफरिद है जिसमें 90 दिन का रिमांड है। यही लॉ मिनिस्टर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे कि नहीं, हम इसको सिमेट्रिकल करेंगे बाकी कवानीन के साथ जो क्रिमिनल लॉज हैं। अब एकदम से अगर क्या ऐसी जरूरत पेश आई है कि जिसमें 14 से 30 दिन का रिमांड कर दिया गया, और बिलखसूस जब असेंबली का जो सेशन है वो अभी रिसेंटली जो बजट डिबेट्स हो रही थी उसको सडनली प्रोरोग करके एक्टिंग प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप ऑर्डिनेंस जो है वो साइन कर दें। आर्टिकल जो 89 है कॉन्स्टिट्यूशन का that only permits the President of Pakistan to promulgate an ordinance in case of urgency या जब सेशन ना हो। एक्टिंग प्रेसिडेंट का इस पे पेश बहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि ये इस्तेहकाक नहीं है। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है कि जब जो एक्चुअल इनकम्बेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो नहीं है, तो उनकी जो अदम मौजूदगी में बाकी जो डे टू डे अफराइज हैं वो अंजाम दिए जाए। इसके जो मैं समझता हूँ पेश नज़र एक ही मुहर्रिक कारफरमा हो सकता है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो खान साहब को बुलाया और एक नैब की टीम ने पिंडी में, और साथ ही अमेंडमेंट लाई गई नैब ऑर्डिनेंस में और उसमें रिमांड पीरियड को 14 से 30 दिन का कर दिया गया। तो अगर इन हालात वाकयात को इन कॉम्बिनेशन देखा जाए तो मैं समझता हूं कि हर शख्स को जो है ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस तरमीम का बुनियादी मकसद क्या है। एक तो ये पहलू है जो आपने बताया कि जिसके ज़रिए आपने कहा कि खान साहब को बुलाया गया और 14-30। दूसरा पहलू ये है कि एक परसेप्शन के गो के उनके भाई की हुकूमत है, हमारे मेरा मुराद मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से है, तो क्या इस कानून के ज़रिए भी मज़ीद उन्हें रिलीफ दिलाया जाएगा ये जो नया आया है? और क्योंकि बेशतर जो कवानीन अदालती या और नैब के आ रहे हैं उनका बज़ाहिर मकसद ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाए। आसिम भाई। देखिए, रुकावट एक ही है और वो ये है कि रास्ते हमवार होंगे तो वो पाकिस्तान वापस आएंगे। इससे बढ़ के मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक नहीं था कि यहाँ जब जब उनको बुलाया जाता रहा
तब डॉक्टर की रिपोर्ट पेश की जाती थी और ये कहा जाता था कि अभी जो है इनके मौलिज ने कहा है कि अभी वो इस हालत में नहीं है कि सफर कर सके, और उसी दौरानिए में ये वहां सऊदी अरब का भी चक्कर लगा है और ये कहा गया जी कि शाही दावतनामा था। अब उसके पस मंजर उसके क्या है उससे मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। ये दरहकीकत जितनी तरामीम आ रही हैं, आपको याद होगा बाज मोहम्मद काकड़ साहब का केस, जो पेशावर हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे तो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को उन्होंने जो स्विस लेटर के केस में कंटेम्प्ट में बुलाया, तो वहां सडनली जो है एक एक्ट पास किया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2013, जिसमें एक्सोनरेट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फ्रॉम दी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां बाज मोहम्मद काकड़ की पिटीशन में बड़ा वाजे कहा कि हेस्टी मैनर में जब कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसका जो इनडायरेक्ट मीनिंग है या पर्पस है वो कुछ और होता है, ना कि खालिसतन कोई कानून या बनाना या कानून में पहले से किसी शिकम को या मिसचीफ को क्योर करना। अब ये जो अमेंडमेंट रिसेंटली आई है उसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड, या मुहर्रिक या पर्पस जो है वो हर शख्स से सामने आया है कि 14 दिन का रिमांड यही लोग थे लाने वाले। अब 14 दिन से 30 दिन का रिमांड बढ़ाने की मंशा क्या थी? हमने ये देखना है कि कंबाइंड जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या है जो कंपेल कर रहे हैं करंट जो है रिजीम को और सेटअप को कि हम फिर से वो तरामीम लाएं जिसमें हम जो है किसी की आर्म ट्विस्टिंग कर सकें। जहां तक मियां साहब के वापस आने का सवाल है तो तरामीम जो है इसीलिए पहले जो 2022 में अगस्त में जो तरमीम आई थी नैब ऑर्डिनेंस में, उसमें सिर्फ जो है वो कुछ ऑफेंसेस आउट कर दिए गए थे नैब के दायरे इख्तियार से, लेकिन वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि अगर कोई ऑफेंस या केस ट्रायबल बाय अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या नैब का नहीं रहता तो खाली सिर्फ वापस चला गया था और वो उस पे उसका जो फ्यूचर अनसर्टन था, उसका फेट अनसर्टन था। इन्होंने उस मिसचीफ को दोबारा से क्योर किया और चेयरमैन को इख्तियार दे दिया कि वो चाहें तो केस खत्म भी कर सकते हैं। अब खत्म करने की मंशा या जरूरत कब, कहां, क्यों, किस केस में पेश आनी थी, वो हर शख्स के सामने आया है कि किसके खिलाफ केसेस थे और कौन जो है इन तरामीम से जो है वफादियत या मनफत हासिल कर रहा है। लेकिन आज़म साहब ये भी तो है ना कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज आप कह रहे हैं कि शिकंजे में उन्हें जकड़ने के लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने भी तो इस नैब के कानून को इस्तेमाल किया। क्या उन्हें ख़त्म करने का नहीं आता? यानी अगर वो और अपोजिशन भी ये कह रही थी कि नैब और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, सब मिलकर पार्लियामेंट से एक बिल ला के मुश्तरक करती हैं और इसको बिस्तरा लपेट दिया जाता। तो बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ ने भी इसका को इस्तेमाल किया ना, जिस तरह नून लीग आज इस्तेमाल कर रही है, ये पहले किया था उन्होंने। जी देखिए, जो नैब ऑर्डिनेंस है 1999 की पैदावार है, जब मुशर्रफ रिजीम था, और जो मुशर्रफ रिजीम की जितने भी कवानीन थे वो आर्टिकल 270 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें प्रोटेक्शन है कि वो मावराए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के या रिक्वायरमेंट के उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, और खालिसतन किसी एक पॉइंट पे कि ये किसी आईनी हुकूमत के तहत नहीं बना या किसी पर्टिकुलर रिजीम में बनाया गया तो इसे खत्म नहीं किया जा सकेगा। ये बाद में ये चीजें चैलेंज में हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो तमाम कवानीन जिनको आर्टिकल 270 की प्रोटेक्शन हासिल है उन्हें हम खत्म नहीं करेंगे और वो बाकायदा कानून का दर्जा रखेंगे और उन पे अमल दरामद भी वैसे ही होगा। नैब ऑर्डिनेंस जो है और नैब का जो इदारा है वो यकीनन नैब ऑर्डिनेंस के मातहत ही बना है, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और एहतसाबी अमल मैं समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीनन वो एक लाजमी जुज़्व है, लेकिन देखना ये कि एहतसाबी अमल की रूह जो है वो क्या वाकई वो बगैर किसी ऐसे मुहर्रिक के है जिसे मजरू न कर सके। यहाँ तो इस खास तौर पे पिछले चंद जो महीनों में, ये मैं समझता हूँ एक साल में, आप देखिए कि एहतसाबी अमल की रूह को मजरू कर दिया गया। एहतसाब ये नहीं होता कि जब जिसका जहां आप मन चाहे उसके खिलाफ कानून को बदल डालें और उसे मफाद दे दें, या अगर आप चाहें तो उससे जो है नुकसान पहुंचा दें या उसे। अच्छा, अगर मैं और आपसे ज़रा आसान ज़बान में स्पेसिफिकली पूछ लूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो कानून और आइन की मैं भी एक तालिब इल्मी होने की ऐसे ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि पहले जो नैब ऑर्डिनेंस आप कह रहे थे कि उसमें 90 दिन का रिमांड लेने का नैब को राइट था, जो फिर 30 दिन का किया गया, 14 दिन का किया गया। अब इस ऑर्डिनेंस में जो अब आया है उसे 14 दिन से फिर 30 दिन तक कर दिया गया है। तो ऐसा ही है। और इसको अगर एक ऑर्डिनेंस जो है वो 90 से 14 दिन, 14 दिन से 30 दिन कर सकता है, तो एक ऑर्डिनेंस इसको कम या ज़्यादा कर सकता है।
असल जो रिमांड है, जो सेक्शन 24 है जो नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत अप टू 90 डेज का रिमांड था कि अगर किसी शख्स को नैब गिरफ्तार करता है और उसके खिलाफ तफ्तीश जो है अमल में लाई जानी है। पहले जो पुराने जो ओरिजिनल नैब ऑर्डिनेंस है उसमें इवन गिरफ्तारी के लिए भी जो मराहिल थे वो इंक्वायरी के स्टेज पे भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे भी किया जा सकता था, और उसमें जो प्री कंडीशन थी गिरफ्तारी की वो मुख्तलिफ थी, और चेयरमैन नैब का इख्तियार था कि वो वारंट किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए जारी कर सकते हैं ये डेलीगेट कर ले। और जो रिमांड का जो मैक्सिमम जो दौरानिया था वो 90 दिन था। अब जो अगस्त 2022 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई, जो रजीम चेंज, ये जो पीडीएम गवर्नमेंट के बाद, उसमें दौरानिया जो है वो 14 दिन कर दिया गया, और उनका जो स्लोगन यही था कि हम इसको जो है सिमेट्रिकल करेंगे, बाकी जो क्रिमिनल जो लॉज हैं पाकिस्तान में उनके साथ इसका एक तनासुब क्रिएट होता है। अब दोबारा जो 2023 में रिसेंटली जो एक्टिंग प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस साइन किया है उसमें जो रिमांड का दौरानिया है दोबारा 14 से बढ़ा के 30 दिन तक कर दिया गया। 30 दिन तक। तो अब जो है अगर किसी शख्स को चेयरमैन जो नैब गिरफ्तार करती है अंडर दी ऑर्डर्स या डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन नैब, जो है सेक्शन 24 में चेयरमैन के पास इख्तियार है कि अगर कोई शख्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा, या ये खदशा है कि वो एस्केप कर जाएगा, या ये खदशा है कि वो एविडेंस को डिमोलिश कर देगा या एलिमिनेट कर देगा जो उसके खिलाफ जो है वो लाई जा सकती है, या वो ऑफेंस रिपीट करेगा, तो ऐसी सूरत हाल में उसके अगेंस्ट चेयरमैन नैब वारंट जारी कर सकते हैं फॉर अरेस्ट, और जब वो अरेस्ट होगा तो अप टू 30 डेज जो है एहतसाब अदालत उसका रिमांड दे सकती है। आसिफ साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में है, या हो सकता है शायद आप उसको मुझे करेक्ट कर दिएगा, कि नैब भी वो इदारा है जिसका चेयरमैन जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को एतमाद में लेके प्राइम मिनिस्टर करता है। अब अगस्त में नया सेटअप आएगा, अगर आया, फिर नवंबर में इलेक्शन होंगे, उसमें नया कायदे अमान और नया अपोजिशन लीडर आएगा, तो मौजूदा चेयरमैन की फिर क्या पोजीशन होगी? अगर उन दोनों ने इन पर अदम एतमाद का इजहार किया तो ये हटा दिए जाएंगे? देखिए, जो तो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो नैब ऑर्डिनेंस में वज़ा है, और इस बात पे भी दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये कानून है कि चेयरमैन नैब की तैनाती जो है विद कंसेंसस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगी। यही वजह थी कि एडमिरल फसी बुखारी साहब चेयरमैन नैब थे जब जो है चौधरी निसार साहब ने पिटीशन फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसी पॉइंट पे उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया कि इनकी जो तैनाती थी उस तैनाती के अमल में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को इस्तेमाल में नहीं लिया गया, उनकी मीनिंगफुल कंसेंसस नहीं लिया गया। करंटली जो चेयरमैन साहब नैब पे इनकी जो तैनाती है वो जाहिरी तौर पे तो वो एज पर लॉ नजर आ रही, और इनको प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर है, और इनकी जो रिमूवल है लाइक दैट ऑफ द जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो 209 है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंस में है, तो उनको वैसे हटाया जा सकता है। हम कुछ रीजन हैं, चेयरमैन चाहें तो वो अपने ओहदे से मुस्ताफी भी हो सकते हैं, और भी कुछ वजूहात हैं। तो अगर ये जो इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद नई गवर्नमेंट जो आईनी गवर्नमेंट जो है एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगी तो उसका इस्तेहकाक है कि चेयरमैन नैब का नाम प्रपोज कर सकते हैं। उस सूरत में अगर ये चेयरमैन जो है अपने ओहदे से या तो मुस्ताफी हो जाए या किसी ऐसी कंडीशन जो कि कानून में पहले से वजह है नैब ऑर्डिनेंस में, उसके तहत जो है इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। इसके अलावा तीसरी कोई सूरत हाल कानून में नहीं है जिसके तहत चेयरमैन नैब को जो है उनके ओहदे से हटाया जा सके। शुक्रिया आसिफ मुमताज़ साहब, बड़े सीनियर सीजन माहिर कानून और नैब के प्रोसिक्यूटर साबिका हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनन में बहुत ज़्यादा आसान ज़बान में इन्होंने इस ऑर्डिनेंस के मुहर्रिकात को हमें बताया, और एक पुअर क्रिकेट बची थी उसमें भी ऐसा मार्का सियासी हो रहा है कि इस वक्त ना चेयरमैन ना गवर्निंग बॉडी, और बहरहाल दो बड़े जिसे कहते हैं हाथी, सफ़ेद हाथी खड़े हैं एक दूसरे के सामने। देखें, इस पर गुफ्तगू करेंगे मिनिस्टर ऑफ खेल से वक्फे के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है, और
लीजिए क्रिकेट का मलबा भी अदालत पे गिरा दिया गया। यानी वो टमाटर की कीमतें बढ़ जाएं, उस कभी उसको नोटिस, सियासी मामला तो खैर होते ही हैं। और मैंने कहा एक क्रिकेट बची थी वो भी, और बदकिस्मती से क्रिकेट जैसे इदारे को, जो इसको कहते हैं कि जी पाकिस्तान का चौथा बड़ा कमाऊ पूत इदारा है, हर हुकूमत चाहती है कि अपना बंदा लगाए। इमरान खान साहब आए तो रमीज़ राजा को लगाया, मियाँ साहब आए तो 35 पंचर के हवाले से मशहूर ज़माना हमारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट बड़े अच्छे पाए गए, सहाफ़ी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नजम सेठी साहब जो है वो चेयरमैन बनाए गए। फिर जब उन्हें निकाला गया खान साहब ने, जो था ही तो एक बार, लेकिन अब आते ही एक बार फिर जो है नजम सेठी साहब को बनाया गया, लेकिन उनकी मुद्दत अभी महीने या 2 महीने ऊपर हुई थी कि पीपल्स पार्टी जो पंजा आजमाई कर रही है हर महाज पर इस वक्त अपनी हलीफ जमात जो शामिल है नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा जी कि हमारा ज़का अशरफ यानी चेयरमैन होगा। ज़का अशरफ पहले भी 2011-12 में बड़े पाए कि उस तरह ज़रा बैकग्राउंड में रहते हैं, सेठी साहब की तरह इस तरह ख़बरों में नहीं आते क्योंकि कोई टीवी प्रोग्राम नहीं करते। वो चेयरमैन रहे, उनके ज़माने में इंडियन सीरीज़ खेली गई, मुझे अच्छी तरह याद है। कलकत्ता मुझे भी उन्होंने कहा था भाई जाकर चलना है तो जाओ। तो ज़का अशरफ साहब का भी बड़ा तजर्बा रहा है, लेकिन अब ठन गई है बराह रास्त सेठी साहब में और ज़का अशरफ साहब में, बल्कि यूँ कहें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त ना गवर्निंग बॉडी है ना कोई चेयरमैन, मसला अदालत में है। भाई साहब वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता, लेकिन असल पावर तो है, असल जो उनके पास है वो है खेल के हवाले से। वो इतने पावरफुल हैं कि बहरहाल उन्होंने नजम सेठी को हटाकर, जिसकी वो वजूह भी बताते हैं, बहरहाल वो ज़का अशरफ को चेयरमैन की हैसियत से लाना चाहते हैं। तो शुक्रिया मदारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला भी अदालत में चला गया। अब देखें बड़े नेशनल लेवल पे बड़े चैलेंजेस हैं क्रिकेट को, फिर बैनुल-अक़वामी तौर पर वर्ल्ड कप आ रहा है और फिर मामला हिंदुस्तान से है। इतने बड़े मार्के में बग़ैर चेयरमैन के दिनों नहीं हफ्तों हो गए पीसीबी चल रही है। मज़ारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन शो एंड मौका जाना चाहते रिगार्डिंग पीसीबी के जो चेयरमैनशिप के इलेक्शन साहब। बेसिकली जी 19 जून को इनका जो पुरानी थी टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी, इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। इन्होंने 20 जून को एक मीटिंग बुलाई। जब इनका 19 जून को टाइम खत्म हो गया, इन्होंने 20 जून को एक मीटिंग बुलाई थी, दैट वाज इलीगल। इनको पे मैंने नोटिस भेजा, इनको मैंने कहा कि आपका टाइम पीरियड था जो 180 दिन थे, देर अगर आप काउंट करें देन ऑन 19th of June योर टेन्योर इज फिनिश्ड एंड यू हैव कॉल्ड द इलीगल मीटिंग, जिसमें इन्हें अपने ओबीओजीज बनाए। जब इनको अपने नोटिस भेज दिया, हमने डिसॉल्व कर दिया, इलेक्शन कमीशन के पास पावर आ गए टेम्परेरी 1 महीने के अंदर कि आपने इलेक्शन कंडक्ट कराने। हमने फिर 26 जून को जो है 26-27 को हमने इलेक्शन की डेट रखी कि होंगे। ये फिर थ्रू नजम सेठी अपने जो है थ्रू शकील शेख ये कोर्ट में चले गए, स्टे लाहौर हाई कोर्ट स्टे विकेट हो गया और इस्लामाबाद से विकेट हो गया। होपफुली इंशाल्लाह आज या कल पेशावर हाई कोर्ट से विकेट हो जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक दिया हुआ स्टे। हमने ये रिक्वेस्ट किया उनको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वाला में हमने ये रिक्वेस्ट की कि जी ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। 10 जुलाई से आईसीसी की मीटिंग है जिसमें वर्ल्ड कप, एशिया कप और अगले 5 साल का बजट डिसाइड करना है। इस वक्त पीसीबी का कोई चेयरमैन नहीं है, तो लिहाजा स्टे विकेट हो ताकि हम इनके इलेक्शन कंडक्ट कराएं। अभी बस 17 जुलाई तक है बलोचिस्तान हाई कोर्ट का और इंशाल्लाह आपको बता दूं कि ये इंशाल्लाह आज या कल तक मामला सॉल्व हो जाएगा। मज़ारी साहब, आप बड़े पुरुमीद है कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन सेठी साहब भी सियासत के और सहाफ़त के मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं और आपके बोर्ड के भी, इनसे इतनी आसानी से तो आप सॉरी टू से जान नहीं छुड़ा सकते। नहीं जी, ये तो ऐसे है ना जी, दैट इज मैंने आपकी पहले भी जैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनको खाली मैंडेट था इलेक्शन कंडक्ट कराए, ये तो खुद ही उम्मीदवार बन के बैठ गए।
और इन्होंने इतनी इरेगुलरिटीज की हैं जो मैंने अभी स्पेशल ऑडिट बैठाया पीसीबी के ऊपर, जिनके 6 महीने का टर्न होता है, जो भी जाएगा आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। शकील शेख नामी एक बंदा है, कोई पता नहीं 2.5-3 करोड़, तो उसका बिल है खाली पीसी होटल का। जब तक वो उधर था, और वो पीसी होटल में स्वीट बुक करा के उधर रहना था, नाश्ते खा रहा था, लंच खा रहा था, डिनर खा रहा था। जबकि आपकी बराबर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी है जहाँ आपके पेरेंट्स ठहरते हैं, व्हाई डोंट स्टे देयर, वहां क्यों रुकाइए? किसी होटल में मजे करते रहे, पैसे इन्होंने ऐसे उड़ाते रहे। ये तो भी सारा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट मैंने बिठाया है। ऑडिट आएगा तो रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा इन्होंने क्या, कितना इन्होंने माल आगे पीछे किया हुआ है। ओके, ये तो बड़े आपने संगीन इल्जामात लगाए हैं कि करोड़ों बना रहे थे, तो अब पता हो जाएगा आजकल में आपके कहने के मुताबिक, यानी जो अवामिल हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए वो खुद तो लंदन बैठे हुए हैं एंड ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स फ्रॉम देयर। फ्रंट पे खुद नहीं आ रहे, खुद बैक फुट पे आगे शकील शेख और आगे अपने जो दोस्त तो इनके हैं, अपने लोग हैं सिस्टम के, उनके थ्रू ये कोर्ट्स में केसेस करवा रहे हैं। बट इट्स नॉट अ इशू, इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया, द मैटर विल बी सॉल्व बाय टुडे और टुमारो, इंशाल्लाह हो जाएगा। शुक्रिया मोहतरम मज़ारी साहब। यकीनन अगर आप कह रहे हैं कि मसला आज कल जाएगा तो देखिए हल हो जाए कि क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम के ब्लड में है, मुंतज़र है कि इंडिया से मार्का होगा। इसके साथ ही मुजाहिद बेल्डी को इजाज़त दीजिए।